मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सभ्यता का रहस्य कहानी का भाग 4। राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रसई खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामतें होने लगीं। इज्जत की बात थी। रसई साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियाँ लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गईं, फिर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रसई के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रसई की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी शुक हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेशर्म ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का ख्याल भी है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशें से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कई मालूम चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खूब खरी खोटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही बचा जा। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले से लगा लिया। स्त्री, अजी मैं ना जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो रो कर जान दे रही। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री, वादा? मैं रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब, कितनी ज़बरदस्त अहमक हो, न मालूम ईश्वर से तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा? देना होता तो दे ही देता। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूँगा। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूँ। राय साहब, फिर वही मावक्कत। अरे अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं जानती हो? यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरी को चलने भी ना पाए। स्त्री, मैं जाकर लौटाई देती हूँ। राय साहब, और मैं जाकर जहर खा पी लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था। उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर आया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर भी थी। मोल ले ना सकता था। घर वालों के दिल को कुछ घास छीनकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैले भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही देखते दोनों पूंछें खड़ी करके उखाड़ने लगे। जब वह पास आया तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन मसोकर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात के उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझाता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आई आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हसियाना निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी
के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की यातना उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसीलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसे बहुत सोचा, चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्ज़ाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठन की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है? हो ना हो कोई चोर ही काट रहा होगा। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रहे। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही। हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर, थोड़ा ही सा काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, तो चोरी तो खेत से की है ना। दमड़ी, विधवा महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहाँ भी कुछ हत्थे चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इलाकाश में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदमाशी की बात है, यह मेरी बदनामी की बात है। तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ा रहा। लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब ने आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है इसीलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियासत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया था कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हो तो आप सभ्य, सज्जन, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यह सभ्यता का रहस्य है।